एक अंधा योद्धा जो अपनी सटीकता और साहस से जाना जाता है, अपने साथियों के साथ एक अजनबी सफर पर निकल पड़ता है। लेकिन जैसे ही वह एक रहस्यमय मीनार में पहुंचता है, उसे मिलती है एक सुंदर राजकुमारी ज़्लाता। लेकिन उसे एक बड़ा झटका लगता है कि उसके सबसे करीबी साथी ही उसके सबसे बड़ी शत्रुता के असली रचनाकार हैं। यह है कहानी फिनिस्ट द फर्स्ट वॉरियर की, जो खुद को पहचानने के लिए अपनी जंग लड़ रहा है। फिल्म की शुरुआत में फिनिस्ट और उसका दोस्त मेलिका जंगल में एक विशालकाय जंगली सूअर पकड़ने जाते हैं, जो गांव की फसलों को तबाह कर रहा था। फिनिस्ट खुद को एक सच्चा हीरो मानता है और इस चुनौती को खुशी खुशी स्वीकार करता है। वह सूअर पर हमला करता है, लेकिन उसके वार का कोई असर नहीं होता। मेलेखा भी अपने भाले से वार करता है, जो सूअर की नाक में जाकर उसे और भी ज्यादा उग्र कर देता है। गुस्से से पागल हुआ सूअर मेलेखा पर झपटता है, लेकिन फिनिस्ट बीच में आकर उसे रोकने की कोशिश करता है और जोरदार झटके से दूर जा गिरता है। फिनिस्ट हार मानने वाला नहीं था। वह फिर से उठता है और दोबारा हमला करता है। मेलेखा एक रस्सी फेंकता है, सूअर अचानक उड़ने लगता है। फिनिस्ट फुर्ती से रस्सी को उसके पंखों और सींगों के चारों ओर लपेट देता है और उड़ते हुए सूअर पर सवार हो जाता है। बड़ी मशक्कत के बाद वह सूअर को गांव की ओर ले आता है। जैसे ही वे गांव के ऊपर पहुंचते हैं और सूअर धड़ाम से गांव के बीचों बीच आ गिरता है। शुरुआत में गांव वाले डर से सिहर उठते हैं, लेकिन जब वे फिनिस्ट को विजयी मुद्रा में खड़ा देखते हैं तो खुशी से झूम उठते हैं। जयकारों की गूंज पूरे गांव में फैल जाती है। फिनिस्ट सूअर को गांव में लाता है, उसका शिकार करता है और फिर पूरे गांव के लोगों के साथ, खासतौर पर बच्चों के साथ उसे बांटकर खाता है। अब कहानी का रुख बदलता है और जादूगरनी यागा के पास पहुंचता है, जो बाजार में कुछ सामान खरीद रही होती है। अचानक उसका एक हाथ सिकुड़ने लगता है, मानो वह पल भर में बूढ़ी हो रही हो। वह अपने बैग से एक जादुई सेब निकालती है और उसे खाते ही फिर से जवान हो जाती है। इसके बाद वह फिनिस्ट से कहती है कि गर्मियों में पानी की जरूरत बढ़ जाती है और अगर वह तालाब से पत्थर हटा दे तो गांव वालों को पानी तक पहुंचने में आसानी होगी। लेकिन फिनिस्ट घमंड में डूबा हुआ जवाब देता है, मैं कोई साधारण इंसान नहीं, एक महान योद्धा हूं। फिर वह गर्व से अपनी वीरता की कहानियां सुनाने लगता है, कैसे उसने ज्वालामुखी पर्वत पर एक पत्थर के दैत्य को हराया, घने जंगलों में 2 सिर और 6 हाथों वाले राक्षस का शिकार किया और पहाड़ी इलाकों में बसे एक भीषण दैत्य को परास्त किया। मेलिका बीच में बोल पड़ता है, तुम तो बस जादुई सेब खाकर अपनी जवानी बनाए रखती हो और लोगों को धोखा देती हो। यह सुनते ही यागा का चेहरा सख्त हो जाता है। गुस्से में वह अपने झोले से एक जादुई पाउडर निकालती है और मेलिका पर फेंक देती है। पल भर में मेलिका की टोपी जिंदा हो उठती है और उसे निगलने की कोशिश करती है। फिनिस्ट फौरन हरकत में आता है और किसी तरह मेलिका को बचा लेता है। इस अपमान को फिनिस्ट बर्दाश्त नहीं कर पाता। वह मेलिका से कहता है, हमें किसी और भीषण राक्षस का शिकार करना होगा, तभी लोग हमारी बहादुरी को सच में पहचानेंगे। तब मेलिका उसे बताता है, सामने उस मीनार में एक राक्षस ने राजकुमारी ज़्लाटा को बंदी बना रखा है। अगर तुम उस राक्षस को मारकर उसे आजाद करवा लो तो तुम्हारी बहादुरी के किस्से पूरी दुनिया में फैल जाएंगे। फिनिस्ट को और क्या चाहिए था? उसके दिल में भी हमेशा से यही ख्वाहिश थी। वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि कई और योद्धा पहले से ही राजकुमारी ज़्लाटा को बचाने के लिए आए हुए हैं। लेकिन रात का समय होने के कारण सबने तय किया था कि वे अगली सुबह मीनार पर हमला करेंगे। जब सब लोग गहरी नींद में थे, फिनिस्ट ने फैसला किया कि वह रात को ही मीनार में घुसेगा। वह चाहता था कि उस राक्षस को अकेले अपने दम पर हराए। जैसे ही वह चुपके से टॉवर की एक खिड़की से अंदर घुसता है, उसकी नजर सबसे पहले राजकुमारी ज़्लाटा पर पड़ती है। ज़्लाटा उसे देखकर डर जाती है और तुरंत अंदर की ओर भाग जाती है। जब फिनिस्ट उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है तो ज़्लाटा अपना हाथ छुड़ाकर एक टॉवर के पीछे छिप जाती है। इसी बीच अचानक एक विशाल सांप फिनिस्ट पर हमला कर देता है, लेकिन जल्दी ही फिनिस्ट को एहसास होता है कि यह कोई साधारण सांप नहीं, बल्कि वही दैत्य है जिसकी पूंछ की शक्ल में यह छिपा हुआ था, वही राक्षस जिसे हराने के लिए वह आया था।
तभी वह उस सांपनुमा पूंछ को दोनों हाथों से पकड़ लेता है, लेकिन तभी राक्षस जहर उगलता है जो सीधे फिनिस्ट की आंखों में चला जाता है। जहर के असर से फिनिस्ट की आंखों की रोशनी चली जाती है। अब वह अंधा हो चुका था, फिर भी उसने हार नहीं मानी। वह अपनी अंतिम ताकत जुटाकर राक्षस पर हमला करता रहा। तभी मीनार से पत्थर गिरने लगते हैं और इस आवाज से बाकी सोते हुए योद्धा भी जाग जाते हैं और दौड़कर मीनार की ओर बढ़ते हैं। लेकिन जब वे वहां पहुंचते हैं तो उन्हें न राक्षस मिलता है और न ही राजकुमारी ज़्लाता। मलबे के बीच सिर्फ फिनिस्ट बेसुध पड़ा मिलता है। मेलिका दौड़कर उसके पास आता है और देखता है कि फिनिस्ट अब देख नहीं सकता। वह उसे सहारा देकर गांव वापस ले आता है। फिनिस्ट बेहद टूट चुका था। अपनी आंखों की रोशनी खोने का दर्द उसे अंदर तक खा रहा था। मेलिका यह सब देखकर खुद को रोक नहीं पाता और मदद मांगने के लिए बाबा यागा के पास जाता है, लेकिन यागा साफ इनकार कर देती है। वह गुस्से में कहती है, जब मैंने एक समय फिनिस्ट से मदद मांगी थी तो उसने घमंड में आकर मेरी बात अनसुनी कर दी थी। अब मैं भी उसकी कोई मदद नहीं करूंगी। निराश मेलिका जब यह बात फिनिस्ट को बताता है तो फिनिस्ट का दिल और भी टूट जाता है। समय बीतने लगता है। मेलिका भी अब फिनिस्ट से धीरे धीरे दूर रहने लगता है, अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाता है। फिनिस्ट अपनी मजबूरी के साथ जीने की कोशिश करता है। वह जैसे तैसे छोटे छोटे काम करके अपना गुजारा करने लगता है। धीरे धीरे उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसके पास पैसे भी खत्म हो जाते हैं। अब वह भूख से बेहाल कचरे से गिरे हुए खाने को उठाकर खाने पर मजबूर हो जाता है। एक समय का महान योद्धा सड़कों पर बेसहारा भटकने लगा था। एक दिन की बात है, जोरों की बारिश हो रही थी। उसी वक्त वहां से बाबा यागा गुजर रही थी। उसने जब फिनिस्ट को उस हालत में भीगते देखा तो दया से भर उठी। वह अपनी टोकरी से कुछ फल और खाने पीने का सामान निकाली और चुपचाप फिनिस्ट की टोकरी में रख दिया। लेकिन तभी अचानक गांव पर लुटेरों ने हमला कर दिया। चारों ओर चीख पुकार मच गई। लुटेरे निर्दोष लोगों को बेरहमी से मार रहे थे। फिनिस्ट भले ही देख नहीं सकता था, लेकिन चीखते लोगों की आवाजों से उसे समझ आ गया कि गांव संकट में है। आंखों की रोशनी खोने के बावजूद उसने अकेले कई लुटेरों को धूल चटा दी। फिनिस्ट आखिरकार बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। अगली सुबह जब फिनिस्ट को होश आता है तो वह खुद को एक जहाज के अंदर बंधा हुआ पाता है। वहीं वह देखता है कि बाबा यागा और गांव के कई अन्य लोग भी कैद में थे। तभी मेलिका भी वहां आ जाता है, लेकिन वह आजाद घूम रहा था। यागा हैरान होकर पूछती है, तुम आजाद कैसे हो? मेलिका मुस्कुराकर जवाब देता है, मैंने लुटेरों को यकीन दिला दिया है कि मैं उनकी मदद करूंगा और तुम सब पर नजर रखूंगा, इसीलिए उन्होंने मुझे नहीं बांधा। उसके हाथ में एक चिराग भी था जिसे वह लुटेरों से चुरा कर लाया था। जैसे ही मेलिका चिराग को साफ करने के लिए रगड़ता है, अचानक उसमें से एक विशाल जिन्न बाहर आ जाता है। यह नजारा देखकर सब लोग डर के मारे कांपने लगते हैं। जिन्न मेलिका से उसकी ख्वाहिश पूछता है, लेकिन घबराए हुए मेलिका उसे वापस चिराग में लौट जाने का आदेश दे देता है। जिन्न भी तुरंत उसी क्षण चिराग के भीतर लौट जाता है। इसी बीच एक लुटेरा वहां आ पहुंचता है। वह मेलिका के गले पर तलवार रखकर चिराग छीन लेता है। कुछ समय बाद वे लुटेरे सभी कैदियों को अरब ले जाते हैं, जहां उन्हें गुलामों की तरह बेचने के लिए बाजार में खड़ा कर दिया जाता है। इसी दौरान एक नकाब पहना हुआ आदमी वहां से गुजरता है। वह फिनिस्ट, मेलिका और बाबा यागा को खरीद लेता है। उस रहस्यमयी आदमी का नाम था अनारिफ। वह तीनों को अपने सुंदर महल में ले जाता है। महल ऐसा लगता था जैसे धरती पर कोई स्वर्ग उतर आया हो। चारों ओर चमकते फव्वारे, सुनहरी दीवारें और सबसे चौंकाने वाली बात, वहां रोबोट काम कर रहे थे। ऐसी तकनीक उस समय किसी के सपनों से भी परे थी। तभी अनरिफ अपना नकाब हटाते हुए कहता है, मैं एक वैज्ञानिक हूं और ये रोबोट्स मैंने ही बनाए हैं। मैंने इंसानों की मदद के लिए कई अद्भुत उपकरण बनाए हैं। फिनिस्ट तब अपने साथ घटी घटनाओं के बारे में बताता है कि वह पहले कितना ताकतवर था, लेकिन अब अंधेपन ने उसकी जिंदगी नर्क बना दी है। यह सुनकर अनरिफ गंभीरता से कहता है, हां, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। सचमुच तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ। चूंकि उस वक्त खाने का समय हो गया था, अनरिफ अपने रोबोट से शानदार भोजन मंगवाता है। फिनिस्ट, मेलिका और बाबा यागा हैरानी से चारों ओर देखते हैं। सारे काम रोबोट कर रहे थे। बाबा यागा तो एक जादूगरनी थी, उसे यह सब जादू जैसा लग रहा था। लेकिन अनारिफ मुस्कुराते हुए कहता है, यह विज्ञान है,
और विज्ञान में सब कुछ संभव है। अनारिफ बताता है कि वह पिछले 500 वर्षों से जी रहा है और इस ज्ञान को विकसित कर रहा है। यह सुनकर बाबा यागा चौंक जाती है और उत्सुकता से पूछती है, तुम इतने वर्षों तक जवान कैसे रहे? अनारिफ बताता है कि उसने एक खास लिक्विड बनाया है जिसकी वजह से उसकी जवानी और ऊर्जा आज भी बरकरार है। फिनिस्ट तुरंत पूछता है, क्या वह लिक्विड मेरी आंखें भी ठीक कर सकता है? अनारिफ दुखी होकर कहता है, नहीं, लेकिन मेरे पास कुछ और है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। वह फिनिस्ट को एक चश्मा देता है। जैसे ही फिनिस्ट उसे पहनता है, उसकी आंखों की रोशनी लौट आती है। फिनिस्ट खुशी से फूला नहीं समाता। अनारिफ गर्व से कहता है, विज्ञान से सब कुछ संभव है। जादू दुनिया में असंतुलन पैदा करता है, इसलिए मैंने एक ऐसी मशीन बनाई है जो किसी भी जादू को हमेशा के लिए मिटा सकती है। इसके बाद अनारिफ उस चिराग को लाता है जो लुटेरों ने चुराया था। वह चिराग को घिसता है। बाकी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनारिफ नहीं रुकता। जैसे ही वह चिराग रगड़ता है, जिन्न बाहर आ जाता है। अनारिफ तुरंत अपनी मशीन चालू कर देता है। मशीन की शक्ति से जिन्न की सारी जादुई शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। रात को अनारिफ को खबर मिलती है कि एक राक्षस, जिसकी पूंछ सांप जैसी है और सिर एक विशालकाय सांप का है, पास की पहाड़ियों में लोगों को डरा रहा है। फिनिस्ट यह सुनते ही उठ खड़ा होता है और कहता है, यह वही राक्षस है जिसने मेरी आंखें छीनी थी। वह अनारिफ से कहता है कि वह खुद उस राक्षस का सामना करेगा, पुराना हिसाब चुकता करने के लिए। पहले तो अनारिफ उसे रोकता है, लेकिन फिर मान जाता है। अनारिफ फिनिस्ट को अपना उड़ने वाला उड़ान खटोला दिखाता है और उसे चलाने का तरीका सिखाता है। साथ ही वह एक खास मशीन भी देता है जिससे वे राक्षस को पकड़ सके। जाने से पहले वह फिनिस्ट को उसका पुराना हथियार भी लौटाता है, जिसे उसने पहले से और भी शक्तिशाली बना दिया था। अब फिनिस्ट, मेलिखा और बाबा यागा तीनों उस उड़ान खटोले में बैठकर पहाड़ियों की ओर निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचकर फिनिस्ट को जमीन पर राक्षस के भारी पैरों के निशान दिखाई देते हैं। वह उन निशानों का पीछा करते हुए एक बड़ी गुफा के पास पहुंचता है। गुफा के बाहर वे तीनों अपना जाल बिछा देते हैं। फिनिस्ट अकेले गुफा के अंदर जाता है और अपने हथियार से हमला करके उस राक्षस को उकसाने लगता है। गुस्से में आकर वह राक्षस पूरी ताकत से बाहर निकलता है और फिनिस्ट को खींचते हुए गुफा से बाहर घसीट लाता है। जैसे ही राक्षस उसे घसीटता है, फिनिस्ट एक पेड़ से टकराकर बेहोश हो जाता है। राक्षस अपने नुकीले दांतों से फिनिस्ट पर हमला करने ही वाला था कि बाबा यागा तुरंत उस जादुई बॉक्स का लीवर दबा देती है। तभी उस बॉक्स से कई लोहे की जंजीरें बाहर निकलती हैं और राक्षस को पूरी तरह जकड़ लेती है। कुछ देर बाद फिनिस्ट को होश आता है। अब वे तीनों उस राक्षस को लेकर पैदल अनारिफ के पास जाने लगते हैं। दूसरी तरफ अनारिफ अपने महल में एक गरीब किसान की जादुई बिल्ली को पकड़ लाया था। वह उसकी शक्तियां छीनने वाला था, लेकिन किसान उसे रोकने की कोशिश करता है। अनारिफ उसकी एक नहीं सुनता। वह एक नीले रंग का जादुई सीरम निकालता है और उसी वक्त हमें पता चलता है कि उसके पास ऐसे सैकड़ों सीरम का भंडार है। अब सच्चाई सामने आ चुकी थी। रात के समय जब सब सो रहे थे, फिनिस्ट को पिंजरे के अंदर से किसी लड़की के गुनगुनाने की आवाज सुनाई देती है। वह उत्सुकता में बॉक्स खोलता है, लेकिन अंदर जो दिखता है उसे देखकर उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। वहां कोई राक्षस नहीं, बल्कि राजकुमारी ज़्लाटा थी। फिनिस्ट उसे बाहर निकालने को कहता है, लेकिन बाबा यागा तुरंत उसे चेतावनी देती है, लेकिन फिनिस्ट यागा की नहीं सुनता। तभी यागा गुस्से में फिनिस्ट को भी उसी बॉक्स में बंद कर देती है। ज़्लाटा रोते हुए कहती है, मुझ पर एक श्राप है। जब भी कोई पुरुष मेरा हाथ पकड़ता है, मैं एक राक्षस में बदल जाती हूं। फिनिस्ट सन्न रह जाता है। अब उसे समझ आया कि उस दिन मीनार में क्या हुआ था। अगले दिन उनकी यात्रा जारी रहती है। इसी दौरान ज़्लाटा और फिनिस्ट के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। लेकिन इसी बीच मेलिखा और बाबा यागा एक डरावना सच देख लेते हैं। अनारिफ ज़्लाटा से उसकी शक्तियां छीन रहा था। वह उसका सीरम निकालकर अपने रोबोट्स में डाल रहा था। अब यह साफ हो चुका था, अनारिफ के रोबोट्स उसकी कोई महान खोज नहीं थे, बल्कि वे निर्दोष जादुई जीवों से चुराई गई शक्तियों से चलते थे। बाबा यागा गुस्से में चीखती है, तुम एक नंबर के झूठे आदमी हो। हकीकत सबको पता चल गई है कि तुम यहां जादुई जीवों को मारकर उनकी शक्तियां चुरा रहे हो। अनारिफ क्रोधित होकर कहता है, लोग मुझे एक महान वैज्ञानिक समझते हैं, लेकिन अब जब तुम सब मेरा राज जान चुके हो तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता।
वह अपने रोबोट्स की पूरी सेना बुला लेता है और फिनिस्ट, ज़्लाटा, यागा को कैद कर लेता है। मिलेखा लालच में आकर अनारिफ का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। तभी ज़्लाटा कहती है, मैं इसे जानती हूं, ये बहुत समय से मेरी शक्तियां चुराने के पीछे पड़ा था। अनारिफ अपनी मशीन चालू करता है और ज़्लाटा की शक्तियां खींचने लगता है। फिनिस्ट उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह बेबस होता है। तभी फिनिस्ट ज़्लाटा का हाथ पकड़ लेता है और उसी क्षण ज़्लाटा एक भयानक राक्षस में बदल जाती है। अब राक्षस बनी ज़्लाटा अपनी जंजीरें तोड़कर वह अनियंत्रित हो जाती है और पूरे महल में तबाही मचाने लगती है। अनारिफ यह देखकर घबरा जाता है। फिनिस्ट और बाबा यागा भी इस मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग जाते हैं, लेकिन अनारिफ इतनी आसानी से उन्हें जाने देने वाला नहीं था। वह अपनी सबसे बड़ी मशीन, एक विशालकाय रोबोट को चालू कर देता है। अनारिफ के पास अब पूरा सीरम नहीं था, लेकिन फिर भी वह रोबोट को चालू कर देता है। रोबोट महल तोड़ने लगता है और फिनिस्ट का पीछा करता है। बाबा यागा अपनी जादुई तरबूजों की शक्ति से अनारिफ के सैनिकों को चकनाचूर कर देती है, लेकिन तब अनारिफ अपने टर्टल मशीन पर चढ़कर तोपों से हमला कर देता है। फिनिस्ट उस रोबोट की गर्दन में जंजीर फंसाकर उसे गिरा देता है। अनारिफ का सारा सीरम जमीन पर गिर जाता है और उसकी मशीनें काम करना बंद कर देती हैं। अनारिफ उड़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका आखिरी सीरम खत्म हो जाता है और वह ऊंचाई से गिरकर मर जाता है। इस महायुद्ध के दौरान फिनिस्ट बुरी तरह घायल हो चुका था। ज़्लाटा उसे देखकर रोने लगती है और उसके आंसू फिनिस्ट की आंखों पर गिरते हैं और तभी एक चमत्कार होता है। फिनिस्ट की आंखें पूरी तरह ठीक हो जाती हैं। वह ज़्लाटा से अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन ज़्लाटा कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती क्योंकि मेरा श्राप कभी नहीं टूट सकता। ज़्लाटा दूर चली जाती है, लेकिन दूसरी तरफ बाबा यागा को आखिरकार एक बड़ा सच पता चलता है। राजकुमारी ज़्लाटा पर पड़ा हुआ श्राप दरअसल मिटाया जा सकता है। ये जानकर वह बिना देर किए फिनिस्ट के पास दौड़ी चली आती है और उसे पूरी सच्चाई बता देती है। अब एक नई उम्मीद की किरण जाग उठी थी, लेकिन सवाल यह है कि क्या फिनिस्ट सच में इस श्राप को तोड़ने का रास्ता खोज पाएगा या फिर उनकी कहानी वहीं अधूरी रह जाएगी। और यहीं से हमें साफ संकेत मिलता है कि इस फिल्म का दूसरा भाग भी जरूर आएगा। फिलहाल के लिए हमारी कहानी यहीं खत्म होती है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। इफ यू लाइक्ड आवर स्टोरी, प्लीज लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं जल्द ही एक और नई और दिलचस्प फिल्म एक्सप्लेनेशन के साथ।